हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट लेक्चर में हमने उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जो कि द स्लोप, एंगल बिटवीन टू लाइंस और हाउ टू फाइंड पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो उसके कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, पहले आप वो लेक्चर देखना, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी, जो कि पुरानी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है 10.1। तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसकी एक्सरसाइज 10.1 है, और अगर न्यू एनसीईआरटी है तो उसकी एक्सरसाइज 9.1 है। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने हैं वो मैंने पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उस लेक्चर को देखे बिना इस एक्सरसाइज को मत करिएगा। अगर आपको स्लोप और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप डायरेक्टली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 कहते हैं ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर, और आपको एक वर्टिसेस दी हुई है 4, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। आपको ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटर को एक कार्टेशियन प्लेन में बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये बना दिया हमने वाई एक्सिस, और ऐसे ही हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दी। अब इस पे लेबलिंग कर देते हैं पहले 1 अंदाजे से इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि हमें बस आइडिया लेना है। आप अगर स्केल से बना रहे हैं या ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं -3 -4 -5 1 2 3 4 5, और ऐसे नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला पॉइंट आपको दिया हुआ ए -4,5, तो यहां पे मैंने कहीं यहाँ पे मार्क कर दिया ए को। फिर 0,7, 0,7 मतलब और ऊपर जाएंगे इधर, तो इधर कहीं पे 7 होगा, तो यहां पे मैंने बी को मार्क कर दिया। ठीक है। सी है 5,-5, 5,-5, तो हम लोग यहाँ नीचे गए, तो इधर कहीं मैंने सी पॉइंट मार्क कर दिया। और फिर डी दिया है -4, -2, तो ये मैंने इधर मार्क कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है। अब आपने ए बी सी डी को ज्वाइन करना है सबसे पहले, वो बनाने के लिए तो आपने स्ट्रेट लाइन से स्केल लेके ए बी ये हुआ, फिर यहां से बी सी को ज्वाइन करना है, बी इधर है, ये हो गया। फिर आपको सी डी को और ए डी को ज्वाइन कर देना है, तो ए डी ये हो गया, और ऐसे ही मेरा यहां से सी डी है। तो ये मेरा अंदाजे से कोऑर्डिनेटर बन गए ए बी सी डी ऑन इस पे ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस या ग्राफ पेपर पे। इसको लेबल भी कर दो, ये हुआ -4,5, बी को मैंने कहा 0,7, सी को 5,-5, और डी को -4,-2। देखो अभी तक ये सारा कुछ जो आपने पढ़ा हुआ है ना, वही रिवीजन चल रहा है। आप कहते हैं इसका एरिया निकालो। अब एक कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने के लिए आपने क्या क्या पढ़ा था कि इसमें क्या करोगे, आप इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। तो आपने क्या किया, यहां से अगर आप इसे डिवाइड करो तो आप ये कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ए बी सी प्लस ए डी सी। यही होगा। ठीक है। अब आपको ए बी सी और ए डी सी का एरिया निकालना है, अगला काम ये करना है आपको। तो अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, जो आपने 10th क्लास में सीखा है, ½ x1 y2 - y3, मैंने डिस्कस भी किया था। आप वो फॉर्मूला लगा के, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, इसे लगा के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले आपने कहा एरिया ए बी सी विल बी इक्वल टू ½ x1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 में y1 माइनस y2 और मॉड में बंद कर दिया। अब आपको ए बी सी के लिए x1 y1 x2 y2 तीन वर्टिसेस को डिफाइन करना है। तो आपने कहा ए बी सी, ए कितना है आपका, ए कितना है -4,5, बी है 0,7 और सी क्या है आपका 5, -5। अगर ये तीन पॉइंट है तो आपने x1 y1 को डाल के इसका एरिया निकाला, तो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ, x1 की जगह आपने डाल दिया, देखो यहीं पे लिख देते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2 हुआ और ये x3 y3 हुआ। तो x1 कितना हुआ -4, y2 माइनस y3 विल बी 7 -5 प्लस x2 कितना हुआ 0, फिर उसके बाद y3 माइनस y1 विल बी -5 -5 तो ये पूरा, ये दूसरा प्लस x3 कितना है 5 इंटू y1 माइनस y2 विल बी 5 -7 और आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया मॉडल्स के साथ। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, तो हाफ यहीं पर रहा, -4 इंटू 7 प्लस 5 विल बी 12, ये 0 प्लस 5 इंटू -2 विल बी -10। तो आपका आ जाएगा सॉल्व करके ये हाफ -48 -10 विच इज -58/2। अब ये मॉड में तो -58 बाहर क्या निकलेगा +58, तो आपने यहां पे कहा 58/2 विच इज 29 स्क्वायर यूनिट। ये तो एक ट्राइंगल का आ गया। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ए बी सी, दूसरा है ए डी सी। अब आपने कहा नाउ एरिया ट्राइंगल एडीसी। तो फिर से ए की वर्टिसेस कितनी है आपकी, अब की बार ए की वर्टिस है -4,5, डी कितना है आपका, डी आपने लिया हुआ है -4, -2 और सी कितना है आपका 5, -5। अब आपने फिर से कहा हाफ, फिर से यहां पे डाल दो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 कितना हुआ आपका -4, y2 माइनस y3 विल बी -2 माइनस ऑफ -5 प्लस x2, x2 कितना होगा -4 अगेन। आगे आपने कहा y3 माइनस y1 विच विल बी -5 -5 प्लस x3 5, y1 माइनस y2 विल बी 5 माइनस ऑफ -2। अब इसे सिंप्लीफाई करके और बाद में हाफ से डिवाइड करेंगे, तो हाफ मॉडुलस में -4 इंटू -2 प्लस 5, देखो -2 प्लस 5 विल बी 3 इंटू -4 विल बी -12 प्लस -4 -5 विल बी -10 इंटू -4 विल बी +40, 5 + 2 is 7, 7 इंटू 5 is 35। अब इसको सॉल्व किया तो आपका आ जाएगा half, 40 and 35 is 75, 75 minus 12 which will be equal to, your area will be half into, ये माइनस होगा 63 which is 31.5 स्क्वायर यूनिट। तो अब आपने सीधे कहा एरिया ए बी सी डी जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या होगा इन दोनों ट्राइंगल के एडिशन के बराबर, विच इज 31.5 प्लस आपका आया 29, विच इज यहां पे 0.5 आ जाएगा 60.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर हो गया।
तो देखो ये नॉर्मली पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली 10th का रिवीजन कराने के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये एरिया नहीं पता हो तो आपको याद होने चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60.5। दिस वाज क्वेश्चन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होंगी, वो आपका किसमें आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आता है। द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका साइड जो है वो 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सेस। तो आपको बात कर रहे हैं एक्सेस की, तो फिर सब लोग क्या करते हैं, एक बार लाइंस बना लेते हैं, क्योंकि एक्सेस से बात हो रही है तो उसी में समझेंगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए आपसे कह रहे बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग वाई एक्सेस, मतलब इसका जो बेस है वो वाई एक्सेस पे लाई करता है। मैंने ये मान लिया कि ये बेस है, तो यहां पे मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, और ये पूरा का पूरा अगर 2a है तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना हुआ 0, और ये पॉइंट कितना हुआ 0, है। देखो फिर से समझाता हूं, आपको कह रहे बेस लाई करता है वाई एक्सेस पे और इसकी लेंथ दी है 2a, तो मेरा ये पूरा 2a हुआ। अब ये ओरिजिन होता है, तो अगर ये 2a हो तो ये पार्ट कितना होता है, ये वाला पार्ट होता है आपका a, और ये भी पार्ट होता है a। अगर ये a है और ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये 0, हुआ, और क्योंकि नीचे नेगेटिव होती है तो 0, है। आप देख भी सकते हो ये डिस्टेंस फिर से ये हो जाएगा, ये तो ये टोटल 2a आ जाएगा, ठीक है। तो 2a लाइज अलोंग द वर्टेक्स दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस ओरिजिन। मिड पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। मुझे ट्रायंगल की वर्टेक्सेस निकालनी है। तो हमने देखो दो तो ऑटोमेटिकली निकाल दी, ए और बी। अब मेरे को क्योंकि ये आपको ओरिजिन दिया है, मैंने कहा यहां से ज्वाइन कर दिया इसे, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी और ये पॉइंट हो गया सी। अब मुझे बेसिकली सी निकालना है और ये आपको ओ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कितना एंगल होगा 90, ठीक है। अब आपने कहा ओ ए जो है वो कितना है आपका ए, और एसी की लेंथ अगर मैं कहूंगा एसी कितना होगा 2a, और इन ट्राइंगल अगर मैं ले लूं ए ओ सी, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ए सी स्क्वायर कितना हुआ आपका 2a का स्क्वायर, ओ ए कितना हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो आपने कहा 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर कितना हुआ 3a स्क्वायर, या ओ सी कितना हो गया √3 है। तो आपका ओ सी √3 आया है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा √3a, 0, क्योंकि ये लेंथ √3a है और ये पॉइंट एक्स एक्सिस लाई करता है। लेकिन देखो यही ट्राइंगल इधर भी हो सकता था, ये तो नहीं दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो आपके ए के कोऑर्डिनेट जो है, एक वर्टेक्स आएगी आपकी 0, एक वर्टेक्स आएगी आपकी 0, -a, और एक वर्टेक्स आएगी √3a, 0। कुछ और तो नहीं दिया ना, मिड पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, हाँ, या फिर -√3a, 0। तो इस तरह से आपका वर्टेक्स निकल के ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन 2, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में भी आ सकता है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। पॉइंट आपको दिए हुए P x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है Q x2 y2। व्हेन, दो पॉइंट दिए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। व्हेन पहले पार्ट में दिया है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, दूसरे पार्ट में दिया है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, अब देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 10th का एक तरह से रिवीजन करा रहे हैं। अभी तक हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हमने 11th में सीखा है वो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलो अभी से समझते हैं क्या है। फाइंड द डिस्टेंस, ये दो पॉइंट दिए व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। मान लो आपने ग्राफ में ये बनाया, अब आपने कहा यहां से ये इसके पैरेलल है, मतलब PQ ऐसी लाइन है। ये आपको x1 y1 दी है और ये आपको x2 y2 दी है। अब आपने कहा व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर PQ लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल है तो आप देख सकते हो इसमें खाली आपका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। देखो पूरे में
तो आपने कह दिया देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। अब मैंने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था। अब x2 और x1 तो बराबर हो गए, तो यहां पे क्या आ गया? x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पार्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसे लिख दिया मॉडुलस में y2 माइनस y1। मॉडुलस में से क्योंकि y2 माइनस y1 भी हो सकता है, या y1 माइनस y2 दोनों हो सकते हैं, क्योंकि y2 या y1 में से कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आपका मॉड में लिख दिया y2 माइनस y1। ये आंसर हो गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो सेकेंड पार्ट भी कर लोगे, अब तो सेम है। व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? y1 इज इक्वल टू y2, y1 और y2 बराबर होंगे। तो फिर से आपने कहा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब की बार आपका क्या होगा? y2 माइनस y1, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा मॉड में x2 माइनस x1। तो इस तरह से आपके ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन 3। अब है क्वेश्चन 4। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो आपने 10th क्लास में किया हुआ है, 10th क्लास का ही क्वेश्चन है ये। आपको अगर पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो जीरो होगा, तो आपने मान लिया लेट पॉइंट बी पी एक्स कॉमा जीरो। एक पॉइंट मुझे दिया ए 7,6 और एक पॉइंट दिया बी 3,4। तो आपने कहा सिंस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट देयरफॉर पीए पीबी के बराबर होगा। ठीक है, अब पीए इज इक्वल टू पीबी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन एज रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब अगर आप पीए है तो पीए में ये पॉइंट आपके दो पॉइंट होंगे, तो हमने पहले पीए लिखा। पीए कितना होगा? आपने लिख दिया पीए विल बी इक्वल टू रूट के अंदर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही पीबी में लिखूंगा तो पीबी कितना होगा? पी यही रहा, बी ए, तो अब की बार x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आपने पहले भी किया हुआ है। आप अगर चाहो तो इंटरचेंज करके x1 x2 कोई भी ले सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने सीधे कंडीशन डाली, नाउ अगर पीए पीबी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट के अंदर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 इज माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर इज 36। दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर 0 माइनस 4 इज माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। अब आपने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आपने स्क्वायर किया, सबसे पहले क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो आपका आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब आपने यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर खोला, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2ab विल बी 14x प्लस 36 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 49 और 36 को मैंने ऐड किया तो आपका आएगा 85 माइनस 14x इज इक्वल टू 9 और 16 को ऐड किया आएगा 25 माइनस 6x। तब मुझे इसे सॉल्व करना है। मैं इधर ले गया माइनस 14x प्लस 6x
इज इक्वल टू 25 माइनस 85। अब यहां पे सिंप्लीफाई किया, -14 प्लस 6 इज -8x इज इक्वल टू यहां पे -60, या x मेरा आ गया -60 अपॉन -8, कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 15/2। तो मेरी x की वैल्यू है 15/2, तो आपने कहा देयरफॉर पॉइंट इज 15/2, 0, क्योंकि आपका पॉइंट था x,0, x की वैल्यू है 15/2, तो आपने सीधे कह दिया पॉइंट जो है जो कि इक्विडिस्टेंस है दैट इज 15/2, 0। तो दिस वाज योर क्वेश्चन 4। अब चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 पे। अब ये क्वेश्चन शुरू होता है हमारे स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के स्लोप की। सबसे पहले तो कह रहे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। जैसे ही मुझे स्लोप निकालना है तो दिमाग में रख लो मुझे एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, लाइन का एक जो लाइन है, आपको एक रफ में अगर मैंने फिगर बनानी है तो आपने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये लाइन 0,0 से पास हो रही है, तो अपने एक पॉइंट तो ले लिया ए 0,0, ओरिजिन से पास हो रही है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब कोई लाइन सेगमेंट होगी जिसका मिड पॉइंट जो होगा उससे भी पास हो रही है। आपने मान लिया लेट एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आपने कहा यहां पे मेरे को पॉइंट P दिया हुआ है 0,-4 और पॉइंट B दिया हुआ है 8,0। तो ऑब्वियसली आपका ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो आपने कहा m जो पॉइंटेड डेट विल बी 0 + 8 अपॉन 2, इन दोनों का मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो 0 + 8 अपॉन 2 -4 + 0 अपॉन 2। तो यह आपका आ गया m इज इक्वल टू 8/2 ऑफ 4, -4 + 0 इज -4 बाय आ गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है, लाइन जो है अब किससे पास हो रही है, लाइन पास थ्रू। एक पॉइंट तो मैंने लिया था ओरिजिन 0,0 और दूसरा पॉइंट आ गया m 4, -2। तो अब आपने सीधे का स्लोप का, अगर 2 पॉइंट दिए तो स्लोप की वैल्यू क्या होती थी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज योर y2, दिस इज योर x2, दिस इज योर y1, दिस इज योर x1। तो यहां पे सीधे मैंने कहा -2 - 0 अपॉन 4 - 0, दिस इज -2 अपॉन 4 विच इज -1/2। तो आपका m की वैल्यू आ गई -1/2। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आपका स्लोप निकल गया, स्लोप की वैल्यू आ गई -1/2। आई होप ये क्लियर है। तो देखो हर क्वेश्चन में आपको ये समझना है, फॉर्मूला लगेगा लेकिन अब आपको लॉजिकली समझना है कंडीशंस क्या दी। जैसे इसमें कहा था एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, लेकिन दूसरा पॉइंट मुझे ना डायरेक्ट ना देते हुए ये क्या मिड पॉइंट ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसको निकाल के और फिर मैंने किया। ठीक है, चलिए अब चलते क्वेश्चन 6 पे। कह रहे विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। भैया पाइथागोरस थ्योरम यूज मत करो, लेकिन शोड एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट दिए हुए ए 4,4, बी 3,5 और सी -1, -1। मुझे कहते हैं ये प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट जो है ये राइट एंगल वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब मेरा कोई एक ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, उनके ये तीनों पॉइंट, अब ये बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी मुझे नहीं पता तो मैं लेबल नहीं कर सकता हूं, लेकिन 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, आपको ये चीज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, नॉर्मली तो क्या होता है हम ये प्रूफ कर देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो आपका ये प्रूफ हो जाता है। लेकिन हमारे को ये ऑप्शन पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना। अब क्या करें, अब आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो सिंस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हैज वन एंगल 90 डिग्री, मतलब कोई दो लाइन, सो टू लाइन्स आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे ये पता है कि भाई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, अब मुझे नहीं पता कौन सी है, तो मैंने क्या किया, पहले तीनों का स्लोप निकाल दिया। एक बार निकाला एम ए बी। एम ए बी के लिए आपने कहा कि भाई ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो फिर से फॉर्मूला लगा दिया, एम ए बी इज y2 माइनस y1 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। ऐसी एम बी सी निकाला, एम बी सी हुआ आपका -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3। एम ए सी तीसरा निकाला तो ये हुआ आपका -1 माइनस 4 अपॉन -1 माइनस 4। तो ये आपके तीनों निकल गए, एम स्लोप ऑफ ए बी, बी सी और ए सी, तीनों को कैलकुलेट कर लो। एम ए बी आएगा आपका 5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 4 इज -1, तो आपको ये आ गया -1। एम बी सी आएगा -6 अपॉन -4 विच विल बी 3/2, और एम ए सी होगा -5 अपॉन -5 विच इज 1। तो आपने कहा सिंस, अगर आप देखोगे एम ए बी इंटू एम ए सी, ए बी और ए सी का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, -1, और अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको बताया था कि अगर दो लाइन का प्रोडक्ट और स्लोप बराबर होते हैं तो वो लाइन पैरेलल होती है, और अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो आपने कहा देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि अगर मैं ये फिगर बनाऊं और मैं ये कहूं कि ए बी और ए सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल है 90, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। हो गया प्रूफ विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। खाली ऐसे ही अगर दो लाइन पैरेलल भी प्रूफ करनी है तो वो भी आप विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला खाली स्लोप से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। देखिए 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो हमें निकालना क्या है, फिर से एम निकालना है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब देखो इन दो क्वेश्चनों को ना बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। पहली चीज ये मत समझ जाना कि 30 डिग्री तो मतलब सीधे आपको थीटा 30 डिग्री दे दिया या इंक्लिनेशन 30, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्लोप अगर आपको एंगल दिया तो क्या होता है, वो एंगल जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमारे को एक मान लो ये है लाइन, find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। तो मेरी एक लाइन जा रही होगी, मान लो ऐसे जा रही है, तो अब ये कहते हैं, एक लाइन को बना देते हैं ढंग से, मान लीजिए ऐसे एक लाइन जा रही है मेरी, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि ये जो है y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस वाली डायरेक्शन से मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है। अब मुझे ये एंगल 30 दिया और मुझे निकालना है स्लोप। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल, कि ये एंगल जो है वो कितना है। जैसे ही मुझे ये एंगल मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, तो उसका जो टेंजेंट होता है वो स्लोप होता है, क्योंकि एम क्या होता है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल which is made by positive direction of x axis measured anti-clockwise। तो अब ये 30 है, तो मैंने कहा देखो ये 30, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 120। तो आपने सीधे लिखा ए ओ बी, तो आपने कहा एंगल ओ ए बी हो गया 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी है 90 डिग्री, तो आपने कह दिया देयरफॉर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अगर ए बी ओ 60 आया है तो थीटा कितना हो गया 120 डिग्री, लीनियर पेयर से थीटा निकल गया 120। अब अगर ये थीटा निकल गया तो आपने कहा एम इज इक्वल टू 10 थीटा, तो मुझे निकालना है 10 120 की वैल्यू, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीख रखी है। तो एम को मैंने लिखा 10, 180 से निकाल देते हैं, 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 180 माइनस 60, 10 नेगेटिव होता है, तो एम कितना आ गया -10 60, क्योंकि 180 माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरी चेंज नहीं होती, 180 और 360
180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -√3, तो ये m की वैल्यू आ गई, दिस इज योर स्लोप। था ना सिंपल, बस एक क्वेश्चन का ध्यान रखना था कि हमारे को एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लेना, ये नहीं ध्यान होता, और अगर आप m 1030 लेके निकाल देते तो आपका 1/√3 आ जाता, विच वॉज रॉन्ग। अब चलते क्वेश्चन 8 पे, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी भी क्वेश्चन किया था सही, अब की बार क्या है उसमें दिखाया था हमने राइट एंगल ट्राइंगल, शो डेट द पॉइंट, आपको 4 पॉइंट दिए हुए ए -2, -1, बी 4, 0, सी 3, डी और डी -3, 2, ये 4 पॉइंट दिए हैं, हमें दिखाना है दीज आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने एक ये पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी डी, ए की वैल्यू कितनी है -2, -1, बी की वैल्यू 4, 0, सी की वैल्यू 3, 3 और डी की वैल्यू -3, 2। अब आप कहोगे कि अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, कब होगा, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी ना। तो अब आपने कहा अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले, अगर आपने 4 स्लोप निकाल देते हैं, मैं सबसे पहले इफ एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, तो एबीसीडी के पैरेलल, सो एम ए बी शुड बी इक्वल टू एम सी डी और एम ए डी शुड बी इक्वल टू एम बी सी। ए बी का स्लोप सी डी के बराबर होना चाहिए और ए डी का स्लोप बी सी के बराबर होना चाहिए। तब आपने स्लोप निकालने शुरू किए। सबसे पहले मैं निकालता हूं एम ए बी, स्लोप का फॉर्मूला सेम, तो पहले वर्टिसेस लिख रहे थे वापस इधर, ए कितना है -2, -1, बी कितना है 4, 0, सी कितना है 3, 3 और डी कितना है -3, 2। अब सबसे पहले निकाला एम ए बी, y2 - y1 0 -1 अपॉन x2 - x1 4 -2। फिर का MBC, MBC के लिए क्या किया, y2 - y1 मतलब 3 - 0 अपॉन 3 - 4। MAC, MCD पहले, MCD क्या होगा आपका 2 - 3 अपॉन -3 -3 और लास्ट में आपका होगा MAD, फिर से y2 - y1, तो y2 है मेरा 2 और -1 है, तो 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन -3 माइनस ऑफ -2। अब आपने इसे सॉल्व किया तो ये हुआ 0 + 1 1 अपॉन 4 + 2 6, 3 अपॉन -4 आपका होगा -1, ये आ जाएगा -3। नेक्स्ट आपने कहा -1 अपॉन -6 विच इज 1/6 और ये आपका हुआ 3 अपॉन -3 + 2 इज -1 विच इज -3। तो अगर आप देखो चारों में से तो एम ए बी और एम सी डी इक्वल आ गए और एम बी सी और एम ए डी भी इक्वल आ गए, ठीक है। तो आपने कहा सिंस एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी एंड एम बी सी या ए डी इज इक्वल टू एम बी सी, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सो आपका ए बी सी डी क्या हो गया, इज अ, तो विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला, विदाउट एनी यूज, खाली स्लोप के कॉन्सेप्ट से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो ऐसे ही स्लोप के कॉन्सेप्ट से अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलर या पैरेलल हो तो हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। मेरे से कह रहे हैं एक रफ से फिगर बना देते हैं,
फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस क्या होगी, ये वाली एक्सिस, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 कॉमा -1, मान लो 3 कॉमा -1 यहां पे कहीं पे लाई कर रहा है, एंड 4 कॉमा -2, तो ऐसे कोई लाइन जा रही है, तो मुझे इसका एंगल निकालना है विथ एक्स एक्सिस, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो पहले तो मैंने निकाला, ये पॉइंट से स्लोप निकाल लेते इसका सीधे। ए आपको कितना दिया हुआ है, 3 कॉमा -1, और बी कितना दिया हुआ है, 4 कॉमा -2। तो आपने कहा स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, मतलब एम ए बी कितना होगा, एम ए बी विल बी इक्वल टू y2 माइनस ऑफ माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -2 + 1 विल बी -1 अपॉन 1 विच इज -1। तो आपका एम ए बी आ गया -1, ठीक है। अब आपको अगर ये एंगल निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस, तो ये क्या एंगल हुआ, थीटा, विच इज इक्वल टू स्लोप, ये स्लोप ही हुआ, एक्स एक्सिस के साथ जो भी ये एंगल बना रही है वो क्या होगा, स्लोप होगा। तो आपने कहा सो एम ए बी क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू -1, भाई आपका tan थीटा -1 हुआ। तो अगर थीटा tan थीटा -1 है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। आपका थीटा अगर देखो tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे, 45 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आपका थीटा हो गया 135, तो इसका मतलब ये 135 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 135 डिग्री। इसे पाई में करना है तो पाई में कर सकते हैं, ऐसा छोड़ना है तो ऐसा छोड़ दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 में कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो आपको कंडीशन दी हुई है m1 इज इक्वल टू 2m2, या फिर मैंने ले लिया m1 इज इक्वल टू 2m, m2 को m ले लिया मैंने, मुझे एक स्लोप दूसरे, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब आपको बीच का एंगल जो है वो आपको दिया हुआ है tan थीटा, टेंजेंट मतलब tan थीटा पूरा 1/3 दिया है, कहते फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जांपल था, एग्जाम्पल में भी हमें कुछ एंगल π/4 दिया हुआ था और एक स्लोप दिया हुआ था। अब की बार मुझे स्लोप का रिलेशन दे दिया है और बीच का एंगल दे दिया। सबसे पहले तो मैंने लिखा फॉर्मूला, tan थीटा विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा की वैल्यू मुझे दे दी 1/3, सीधे डाल दी। m1 मुझे दे रखा है 2m2 या 2m, m2 को मैंने ले लिया m, तो यहां पे 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m, यही हो गया, ठीक है। अब आप इसे चाहे m ले लेते, m1 ले लेते, m2 ले लेते, ये आपकी बात है कि कैसे आप इसे रिलेट कर रहे हो, ठीक है। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करके दोनों वैल्यू निकाल ली, तो 1/3 इज इक्वल टू ये हुआ m अपॉन, अब मैंने आपको बताया था जब भी ये मॉड हटता है तो यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो आपका ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक में आपने कहा और एक में -1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, यहां से आया 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर किया तो -1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, या आया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से आपने कहा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रीग्रुपिंग की तो यह हुआ 2m m माइनस 1 माइनस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर आए, एक आया 2m माइनस 1 और एक आया m माइनस 1। ऐसे इधर आपने कहा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको किया तो ये हुआ 2m m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या आपके दो फैक्टर हुए 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी चार वैल्यू आ जाएंगी m की,
पहली वैल्यू आपने कही m इज इक्वल टू 1/2, यहां से आपने कहा 1 हुआ और यहां से m की वैल्यू हुई -1/2 और -1, तो m की वैल्यू 4 हुई, -1, 1, 1/2 और -1/2। ये सॉल्व करके आपकी m की वैल्यू आ गई। तो अगर आप डबल करते जाओगे तो दोनों के स्लोप आ जाएंगे। आप अगर स्लोप लिखना भी चाहो तो दोनों के लिख सकते हो। स्लोप ऑफ लाइंस, पहला क्या हुआ -1, उसका डबल हुआ -2, ठीक है। दूसरा 1,2, तीसरा 1/2, 1 और चौथा -1/2, माइनस, ये 4 स्लोप हो गए। तो दिस वाज योर क्वेश्चन 10। आई होप ये क्लियर है आपको। अब चलते क्वेश्चन 11 पे। कह रहे लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h कॉमा k। तो आपको एक पॉइंट दिया है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है h कॉमा k। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, स्लोप भी आपको m दिया हुआ है, तो m ए बी इज इक्वल टू m, देन शो डेट, ये रिलेशन दिखाना है। तो सिंपल से अगर मुझे 2 पॉइंट दिए हैं, कभी भी ये करने के लिए मैंने पहले तो रिलेशन लगाया m ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 विच इज k माइनस 1 अपॉन h माइनस x। एम ए बी कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, तो m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। तो m इंटू एच माइनस x1 इज इक्वल टू, ये आपका प्रूव हो गया। देयरफॉर हेंस, तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 11th भी हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये 1 to 11 आपके एक्सरसाइज 9.1 के और 10.1 दोनों के क्वेश्चन थे। 9.1 में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 10.1 में है लेकिन 9.1 में एलिमिनेटेड है, जो कि डिपेंड करते हैं कोलिनिटी ऑफ पॉइंट से। तो अब मैं आपको वो 3 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 12, 13, 14, जो कि डिपेंड करेंगे कोलिनिटी ऑफ पॉइंट, जिसका हमने कॉन्सेप्ट जो है वो 11th के अब प्रेजेंट बुक में एलिमिनेटेड है। तो चलो अब करते 12th। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। आपसे कहते हैं ये दोनों तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर है। तो आपने क्या किया, पहले 3 पॉइंट लिखे a, x कॉमा -1, b 2,1 और c 4,5। आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू x फॉर विच दिस आर कोलिनियर। तो आपने कहा m ए बी या फॉर कोलिनियर पहले लिख दो कंडीशन, एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी। दोनों के स्लोप क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब एम ए बी क्या होगा आपका y2 माइनस y1 विच इज 1 माइनस और -1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एम बी सी कितना हुआ। अब इसको सॉल्व करना है। तो 1 + 1 हुआ 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, 5 माइनस 1 हुआ 4 अपॉन दिस, तो ये तो कट गया, 2 आ गया। तो आपने यहां से ये 2 आया, ये भी 2 से 2 कट सकता है, तो आपका बचा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से आपने कहा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, या एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 माइनस 1, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो अगर 3 पॉइंट ये कोलिनियर होने चाहिए, उसके लिए जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर होनी चाहिए। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन 12, जो कि एनसीईआरटी पुरानी वाली में है क्वेश्चन 8। अब चलते क्वेश्चन 13। इफ 3 पॉइंट दिस दिस एंड दिस लाई ऑन ए लाइन। तो आपको कह रहे हैं ये 3 पॉइंट दिए ए एच कॉमा 0, बी ए कॉमा बी और सी 0 कॉमा के। कहते हैं लाइन में लाई करते हैं, शो डेट ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब तक ये एलिमिनेट नहीं हुआ था। अब आपने कहा पहले तो सिंस पॉइंट ए बी एंड सी lie on line, therefore a b c are कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एम ए बी
इज इक्वल टू एम बी सी। एम ए बी कितना हुआ आपका, बी माइनस जीरो अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू एम बी सी कितना हुआ, के माइनस बी अपॉन जीरो माइनस ए। यह क्या हुआ, बी अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन माइनस ए। मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो अब इधर क्या आ जाएगा आपका, माइनस ए बी इज इक्वल टू के माइनस बी इंटू ए माइनस एच। मल्टीप्लाई करते हैं पहले, माइनस ए बी इधर हुआ के इंटू ए, के ए माइनस बी ए माइनस के एच प्लस बी एच। माइनस ए बी कट गया। अब आपने जो के वाली टर्म है उसे तो उधर ले गए, तो ये हुआ आपका के एच माइनस के इज इक्वल टू बी एच। इसी को रीअरेंज करके हम लोग ले सकते हैं के एच इज इक्वल टू, इसे उधर ले गए के प्लस बी एच। अब ये क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि देखो के प्लस बी एच इज इक्वल टू के एच। आप देख रहे हो जो हमें प्रूफ चाहिए उसमें एच और के नीचे चाहिए, तो अब अगर मैं यहां से के एच को नीचे ले जाता हूं, के अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच इज इक्वल टू 1 हो गया, या इधर लिख सकते हो के एच अपॉन के एच, ये कट गया। तो आपका यहां से ये हुआ ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 14 पे। तो क्वेश्चन 14 पे आपको दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। आपको नीचे ईयर दिए हुए हैं, ऊपर पॉपुलेशन दिए करोड़ में, कह रहे 2 पॉइंट दिए, ए दिया हुआ है, बी दिया, कहते फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। बहुत आसान है ये तो, पहला वाला तो आपने कहा एम ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये आपका y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है। तो 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, ये कितना हुआ पर 5 अपॉन 10 विच इज 1/2। आपका ए बी का स्लोप आ गया। अब आपसे कहते हैं व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। मान लो ये 2010 में जाके कोई पॉपुलेशन है, तो मैंने वो मान लिया, पॉपुलेशन को पी मान लिया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट पॉपुलेशन बी पी करोड़, क्योंकि करोड़ में दिया हुआ है इन 2010। तो पॉइंट क्या हो गया आपका 2010 कॉमा पी। अब ये पॉइंट मान लो मैंने ले लिया सी, तो अब इसके हिसाब से एम ए बी शुड बी इक्वल टू एम बी सी। तो मैंने यहां पे डाला देयरफॉर एम बी सी। अब एम ए बी कितना है आपका 1/2। एम बी सी क्या होगा, इसे माइनस किया तो पी माइनस 97 अपॉन में 2010 माइनस 1995। यहां पे आपने कहा 1/2 इज इक्वल टू पी माइनस 97 और यहां पे आपने माइनस किया तो आ गया 15। तो इधर से आप गए 15/2 इज इक्वल टू पी माइनस 97। 15/2 क्या होता है 7.5 प्लस 97 इज इक्वल टू पी। 97 में 7.5 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 104.5 करोड़। तो आपकी पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन ईयर 2010 विल बी 104.5 करोड़। ये पॉपुलेशन हो जाएगी 2010 में। तो अभी जो हमने क्वेश्चन 12, 13, 14 किए ये एलिमिनेटेड है नई बुक से, ये पुरानी बुक के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 to 11 एक्सरसाइज 9.1 और 10.1 में कॉमन है। तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज क्लियर है, क्योंकि ये आपका लाइन का पहला कॉन्सेप्ट है, स्लोप ऑफ लाइन के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन और नई नई चीजें सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अच्छे से तैयारी करो बच्चों, ध्यान रखिए, टेक केयर।